वेलकम आवर यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान, जहां आज हम एक मेन टॉपिक है डेप्रिसिएशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसकी सेकेंड यूनिट का क्या है, लास्ट टॉपिक है, जिसमें हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या है, इसकी मीनिंग, कॉजेज, अकाउंटिंग प्रोसीजर्स, मैथड्स दो तरीके के देखे जाएंगे, स्ट्रेट लाइन मैथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड, और लास्ट में देखेंगे चेंज ऑफ मैथड कि अगर मैं चेंज करती हूँ मैथड में तो मुझे क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं डेप्रिसिएशन क्या है। देखो, जब हम डेप्रिसिएशन की बात करें तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है वैल्यू कम होना, किसी चीज की वैल्यू का कम होना। तो देखो, इसमें तीन तरीके की असेट्स के अकॉर्डिंग मैं डिफाइन किया कि जब अगर टेंजिबल असेट्स है तो उसको क्या बोलेंगे, इनटेंजिबल है तो उसमें क्या बोलेंगे। तो सबसे पहले टेंजिबल असेट्स कौन सी असेट्स होती हैं जो हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, छू सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टेंजिबल असेट्स, यानी कि फिक्स असेट्स की बात की है। तो टेंजिबल असेट्स की वैल्यू का कम होना क्या है आपका, डेप्रिसिएशन। अगर आपकी टेंजिबल असेट्स कम हो रही है, फिक्स असेट कम हो रही है, तो आपका क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। बट अगर इंटेंजिबल असेट्स है कोई, उसकी वैल्यू कम हो रही है तो क्या कहलाएगा, अमोर्टाइजेशन कहलाएगा। डिफरेंस समझ में आया। डेप्रिसिएशन किस केस में बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन किस केस में बोलेंगे। तीसरा है वेस्टिंग असेट्स, जो आपके जैसे ऑयल है, कोयल माइंस हैं, वहां से जो असेट्स मिलती हैं, नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें, तो अगर उस चीज में आपका क्या हो रहा है, किसी चीज की वैल्यू कम हो रही है, उनकी वैल्यू कम हो रही है, तो वहां पर क्या कहलाएंगे, डिप्लेशन कहलाएगा। तो मेन तीन चीजें याद रखनी है, डेप्रिसिएशन कब कहेंगे, अमोर्टाइजेशन कब कहेंगे, और डिप्रिसिएशन कब कहेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का मेन रहता है डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कस करना, जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। अब हमने उठाया सबसे पहले कि डेप्रिसिएशन क्या है, जो कि हमारा सेकंड यूनिट का मेन टॉपिक है। डेप्रिसिएशन क्या है, रिडक्शन, यानी कि रिडक्शन ऑफ कॉस्ट इन फिक्स असेट्स, यानी कि फिक्स असेट्स की वैल्यू में जब आपका सिक्वेंशियली ऑर्डर में क्या आती है, डिक्रीज आता है। डिक्रीज कब आता है, या आप उसको यूज करते हैं, ऑब्सोलेट की वजह से आता है, यूज करने की वजह से जो आपके क्या होते हैं, असेट्स की वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है उसमें जो वैल्यू कम होती है, वो आपकी क्या कहलाती है, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन किस में होता है, हमारा फिक्स असेट्स पर लगता है। डेप्रिसिएशन जैसे मशीन हुआ, व्हीकल हुआ, इक्विपमेंट, ये सभी आपके क्या कहलाएंगे, डेप्रिसिएशन। लेकिन आपका डेप्रिसिएशन कभी भी लैंड पर नहीं लगता, लैंड की वैल्यू कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, जबकि बिल्डिंग की वैल्यू क्या होती है, डेप्रिशिएट। तो ये आपका मेन रहेगा कि अगर कोई पूछ ले कि क्या लैंड पर कभी डेप्रिसिएशन लगता है, तो इसका आंसर है नो, लैंड पर कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। अब आते हैं भाई, डेप्रिसिएशन लगा, उसके कारण क्या थे। तो कारण क्या है, हम एक एक करके डिस्कस करते हैं इस पे। देखो, सबसे पहले कारण ये रहता है कि फिजिकल वियर एंड टीयर, आपने उसका यूज किया, कंटिन्यूअसली आप यूज कर रहे हो, तो यूज करने की वजह से क्या होता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। मान लो आप कोई मशीन लेके आए, मशीन जब नई कंडीशन में थी तो वो 10 पेन बनाती थी। जब आपने धीरे धीरे यूज किया, यूज करते गए, तो वो अपनी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको कम करती चली गई। पहले 10 थी, फिर 9, फिर 8, ऐसे ऐसे जो उसकी रिडक्शन हुई है फिजिकल यूज की वजह से, वो क्या कहलाएगा, आपका डेप्रिसिएशन कहलाएगा। द सेकेंड इज पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतने की वजह से भी क्या होता है, आपका डेप्रिसिएशन लगता है। मान लो आप कोई एक कुछ सामान लेकर, मशीन की ही बात करते हैं, आपने उसको यूज नहीं किया, ठीक है, वो बिल्कुल अनयूज थी, आपने उसको ला के रख दिया, 1 साल 2 साल आपके पास वो पड़ी रही। आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज, यही लगाओ, नेचुरल जो आपके क्लाइमेट हुआ, विंड हुआ, रेन हुआ, उसकी वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज हुई। यानी कि आपने उसको यूज तो नहीं किया, लेकिन पड़े पड़े भी उसकी क्या हो गई, वैल्यू कम हो गई। तो वो भी क्या कहलाएगी, आपकी डेप्रिसिएशन कहलाएगी। समय के बीतने के साथ किसी चीज की वैल्यू का कम हो जाना क्या कहलाएगा, डेप्रिसिएशन। बात करते हैं थर्ड पार्ट की, चेंज इन द इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ ये है कि डिमांड के कम होने की वजह से क्या होगा, आपकी असेट्स की वैल्यू भी कम हो जाएगी।
जैसे ही डिमांड कम होगी किसी प्रोडक्ट की, तो वो आपकी जो वैल्यू है उस असेट्स की वो भी कम कर देगा। जो वैल्यू कम हुई है वो क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन। और जो वैल्यू कम होने के रीज़न हम मोस्टली रहते हैं टेक्निकल चेंज, कि आपकी टेक्निकल चेंज हो गया उस प्रोडक्ट के अंदर, पहले आपका जो टेक्निक थी उसमें चेंज हो गया, तो इस वजह से भी क्या हुआ, लोगों ने उसकी डिमांड को कम कर दिया। जैसे बड़े टीवी नहीं आते थे, उनको लोगों ने क्या कर दिया, खरीदना बंद कर दिया, उसकी डिमांड कम हो गई है, इसी वजह से उसकी जो वैल्यू है, अगर वो आज टीवी रखा हुआ है बिल्कुल नया, तो उसकी वैल्यू क्या है, कुछ कम ही हो गई है ना, कम हो, जो वैल्यू हुई है वो क्या कहलाएगी, डेप्रिसिएशन। टेक्नोलॉजी की वजह से हुई हो या कस्टमर की हैबिट चेंज हो गई, उस चीज़ को वो यूज़ ही नहीं करते, तो इस वजह से भी क्या हो जाएगा, आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। अब आते हैं फोर्थ पार्ट में, एक्सपिरेशन। अब आते हैं फोर्थ, लीगल राइट का यूज़ करना। अगर आप लीगल राइट का यूज़ करते जाते हो, जब आपकी टाइम लिमिट कंप्लीट हो जाएगी तो वो आपका क्या है, वैल्यू कम करता चला जाएगा। मान के चलो आपने कोई असेट्स गवर्न किया है, टाइम बाउंड है, जो आपने ये लगाओ, आपने कोई गवर्नमेंट से असेट ली, उसको टाइम बाउंडेड एग्रीमेंट में ले लिया आपने, जैसे जैसे आपका टाइम बीतता जाएगा, टाइम की वजह से वो लीगल राइट आपके पास कम होता जाएगा। जैसे हमने क्या किया, किसी लैंड को पट्टे पर ले लिया, ये लगा लो बिल्डिंग लगा लो, पट्टे पर ली कि भाई इसको पट्टे पर हम ले लेते हैं आज, 5 साल की लिमिट रखी कि 5 साल के बाद वो पट्टा आपका कंप्लीट हो जाएगा। जैसे जैसे एक एक करके हमारा साल बढ़ता जाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास असेट्स की कम होती जाएगी, तो वो क्या कहलाएगी हमारे लिए, एक तरह का डेप्रिसिएशन। लैंड की वैल्यू कम नहीं हुई है, जो हमारा यूज करने का क्राइटेरिया था लिमिटेड, वो क्या होता गया, कम होता गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अभी तक हमने देखा डेप्रिसिएशन क्या है भाई, फिक्स असेट्स पर लगता है, क्या कारण रहते हैं, आप उसको कंटिन्यूअसली यूज कर रहे हैं, इस वजह से क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है, आपका लीगल राइट धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो आपका क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन कहलाएगा। ये सभी आपके कॉजेज हमने पढ़े एक एक करके। अब हम मेन फोकस करेंगे कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है डेप्रिसिएशन करने की, तो क्या क्या स्टेप फॉलो करने चाहिए हमें डेप्रिसिएशन निकालते वक्त। तो सबसे पहला है डिटरमाइन द असेट्स यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब आप सबसे पहले ये डिसाइड करो कि जो आप असेट्स लाए हो वो कितने साल तक आप यूज कर सकते हो, यानी कि यूज करने की लाइफ क्या है उसकी। आप वो जो असेट लाए हो, मशीन लाए हो, कुछ भी लाए हो, वो 2 साल चलेगी, 3 साल चलेगी, 5 साल चलेगी, कितने साल चलेगी, आपको देखनी है उसकी वर्किंग लाइफ। यूजफुल लाइफ का मतलब यहाँ पर क्या है, वर्किंग लाइफ। तो ये होता है एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर, किसके लिए, असेट्स की। हम एस्टिमेट लगाते हैं, कंपनी एस्टिमेट लगाएगी कि वो असेट्स आपकी कितने सालों तक आपकी कंपनी के अंदर यूज की जाएगी, तो उसको क्या कहलाएगा, वो असेट्स यूजफुल लाइफ या वर्किंग लाइफ। अब बात करें एक स्टेप के बाद सेकंड पे चलें, अगर हमने लाइफ निकाल ली, उसके बाद निकालेंगे सैवरेज वैल्यू। सैवरेज वैल्यू का मतलब क्या है, वो असेट्स जो आपकी लाइफ कंप्लीट कर देगी, उसके बाद क्या होगा उसका, उसको कुछ बेच पाएंगे या नहीं, बेचने पर कितना अमाउंट मिल सकता है, कितना नहीं मिलेगा, ये आपका क्या कहलाएगा, सैवरेज वैल्यू। यूज करने के बाद जो आपकी असेट्स बची, उसको बेचने से आपको कितने रुपए मिलेंगे, वो क्या कहलाएगी, सैवरेज वैल्यू। अब आते हैं थर्ड स्टेप में। आपने क्या किया, पहले तो असेट्स की यूजफुल लाइफ देखी, सेकंड ये देखा कि भाई जब हम उसको यूज कर लेंगे तो कबाड़े में कितने की बिकेगी, तीसरा आता है डेप्रिसिएशन का कौन सा मेथड यूज करूं। वैसे तो हमारे पास डेप्रिसिएशन के 8 मेथड होते हैं, लेकिन जो यहाँ है हम सिर्फ 2 टॉपिक पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन मेथड। तो हम कौन सा मेथड चूज करें, वो आपका तीसरा स्टेप रहता है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए। अब इसके बाद बात करते हैं फोर्थ स्टेप, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कि हम डेप्रिसिएशन को एक एक्सपेंस की तरह देखते हैं, वो भी कौन सा, नॉन मॉनेटरी। इसमें हम क्या करते हैं, असेट्स की वैल्यू को कम करना शुरू कर देते हैं। डेप्रिसिएशन हमने देखा किसमें, एक तरह से एक्सपेंसेस के रूप में देखेंगे, जो उसकी यूजफुल लाइफ के अकॉर्डिंग हमारा कम होता जाएगा। यानी कि लगा के चलो, अगर हम कोई असेट्स 5 साल के लिए लेके आए हैं, 5 साल तक उसकी यूजफुल लाइफ है, तो हर साल
जो वैल्यू घटेगी वो हम किस में एक तरह से मेजर करके चलेंगे कि वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है एक तरह से। अब बात करें 5वें पे, तो हम क्या करेंगे, अब रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब आपने क्या करा, मेजरमेंट कर लिया मेथड चूज करने के बाद, अब आप क्या कर रहे हो, उसको रिकॉर्ड कर रहे हो। तो रिकॉर्ड कहाँ करोगे भाई, जिस असेट्स की वैल्यू कम हुई है उसके क्रेडिट साइड में इसको क्या कर दो, शो कर दो। बस आपको क्या करना है, रिकॉर्ड करनी है इसको कहाँ, कंपनी के अकाउंट्स में नॉन कैश एक्सपेंसेस मानते हुए कहाँ दिखाना है आपको, बैलेंस शीट में भी दिखाना है। और इंक्रीज द एक्सपेंस आपको क्या हो जाएगा, जो आपके असेट्स की वैल्यू है वो तो कम हो जाएगी। दो तरह से एंट्री होगी, पहली होगी बैलेंस शीट में जिसमें क्या होगा, आपको दिखाना होगा असेट्स की वैल्यू कम करके। दूसरा एक्सपेंस में दिखाना है आपको कहाँ, जो आपके इनकम स्टेटमेंट बनेंगे उसके अंदर। अब आते हैं 6 स्टेप के अंदर। 6 स्टेप में हम क्या करेंगे, अपडेट द एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो आपका डेप्रिसिएशन बना हुआ है अकाउंट, उसके अंदर आपको क्या करना है, अपडेट करना है। जो अब आपकी वैल्यू आई है उसको आप उसमें डालना शुरू करो, बुक में डाल दो। ठीक है, इसके बाद आता है एडजस्टेड, कोई एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन की, वो एंट्री करो और रिव्यू करो कि भाई जो आपका अकाउंट आपने बनाया है डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड अकाउंट, वो कैसा चल रहा है, उसमें आपके कितने आपके अमाउंट डाले गए हैं। तो आपके मेन 7 स्टेप हैं जो आपको फॉलो करने हैं। अब हमें देखो भाई स्टेप है, हमने स्टेप पढ़े। स्टेप में सबसे पहले रहता है कि भाई कोई भी असेट्स आई है उसकी लाइफ पता करो, भाई कितने साल तक तू जिएगा। सेकंड, अगर मान लो उसकी कंप्लीट लाइफ कंप्लीट हो जाती है उसके बाद भाई कितने का बिकेगा, ये भी निकाल लिया जिसको बोलते हैं स्टैब्लिश वैल्यू। थर्ड, हम निकालेंगे कि भाई इसको एस्टिमेट करने के लिए, डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें कौन सा मेथड अच्छा लगेगा या कौन सा सूटेबल है, कौन सा सिलेक्ट करना है, ये भी देख लिया। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको कैलकुलेट करें, कैसे करें, मेथड चूज करने के बाद कैलकुलेट करेंगे। 5 नंबर पे इसको रिकॉर्ड कैसे करें, फिर उसके बाद कहाँ एक्यूमुलेटेड अकाउंट में कहाँ दिखाना है, इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में दिखाना है। लास्ट हमारा रहता है रिव्यू करो, एडजस्टेड एंट्री डालो जो आपकी डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। तो हमारे स्टेप एक एक करके क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। हमने देखा कि डेप्रिसिएशन है क्या, किन कारणों की वजह से होता है। उसके बाद हमने देखा कि भाई कौन कौन से स्टेप हैं डेप्रिसिएशन निकालने के। अब हमारा टॉपिक आता है कि भाई कौन कौन से मेथड हैं जो हमें यूज़ करने चाहिए डेप्रिसिएशन निकालते वक्त। तो अब हम सिर्फ 2 मेथड की बात करेंगे, वैसे तो 8 मेथड हैं, लेकिन हम जिस टॉपिक में पढ़ रहे हैं वहाँ सिर्फ हम कितने के बारे में पढ़ रहे हैं, 2 के बारे में डिस्कस करेंगे, 3 2 के बारे में, 2 मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से 2 मेथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं डेप्रिसिएशन के लिए। जो हमारा बीकॉम फर्स्ट ईयर है इसमें हमें 2 मेथड के बारे में डिटेल में बताया गया है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन पॉसिबल नहीं है एक एक करके मैं निकालूं, मैं सिर्फ आपको थ्योरेटिकल समझा सकती हूँ। और बाकी रहा तो अगर कोई आपके डाउट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड, कि स्ट्रेट लाइन मेथड है क्या। भाई बात करते हैं नामकरण की। स्ट्रेट लाइन मेथड के भाई 4 नाम हैं, आप किसी भी नाम से पुकारो है स्ट्रेट लाइन मेथड। आप उसको स्ट्रेट लाइन मेथड कहो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कहो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कहो, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड कहो, कोई भी मेथड कहो, प्रोसीजर सबका सेम है। यानी कि कह देते हैं ना कि एक बच्चे का नाम एक घर में 5 अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं या अलग अलग वे में बोलते हैं, जैसे कोई चिंटू बोलता है, कोई छोटू बोलता है। इसी तरह स्ट्रेट लाइन मेथड को भी अलग अलग नाम से जानते हैं। तो लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में आपको क्या करना है, पजल करने के लिए कोई भी इनमें से नाम दे तो आप पजल ना हो, स्ट्रेट लाइन मेथड के ये 3 नाम भी हैं। ठीक है, ये भी आप थोड़े याद रखो, आपको याद रहेंगे। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है स्ट्रेट लाइन मेथड, यानी कि स्ट्रेट, बिल्कुल जैसा आपने एक बार डिसाइड कर लिया वैसा ही एक लाइन करते हुए चलता जाएगा, एक लाइन के ऊपर चलता रहेगा, चेंज नहीं करेगा, वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स मतलब फिक्स कर लिया भाई, एक बार फिक्स करने के बाद नो चेंज, मैं कोई चेंज ही नहीं करूंगा उस मेथड में। तो ये आपका क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। ये सबसे सिंपल मेथड है। क्या बात करें कि भाई स्ट्रेट लाइन मेथड आपका क्या है, सिंपल मेथड है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। इसमें आपका ये मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसमें जो आपकी ये लगा के चलो डेप्रिसिएशन है वो हर साल
सिमिलर अमाउंट से ही क्या किया जाता है, कम किया जाता है आपके असेट्स के अंदर से। बात करें इसको निकालते कैसे हैं, तो आपके दो तरीके के वे होते हैं भाई। देखो हर मेथड में आप दो तरीके से निकाल सकते हो। पहला आपका वे ये रहता है, या तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो, अगर उन्होंने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे रखा है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप क्या करें, जो कॉस्ट वैल्यू है उस पर डेप्रिसिएशन की रेट लगा दो और आपकी क्या निकल जाएगी, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। या दूसरा, उन्होंने सोचा यार ये बच्चे हैं ना, क्या पता इतनी आसानी से निकाल देंगे इस क्वेश्चन को, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा ट्रिकी बनाते हैं। वो कहते हैं भाई हम तो इनको देंगे ही नहीं रेट निकालना, वो खुद ही निकाले रेट। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, रेट निकालने का फॉर्मूला आपका रहेगा डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई 100। अगर आपको क्या निकालना है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। लेकिन मैं बात करी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कैसा निकाला जाएगा डेप्रिसिएशन। तो आपका डेप्रिसिएशन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, ओरिजिनल वैल्यू है, यानी कि जो आपकी ओरिजिनल वैल्यू का मतलब यहाँ ये है कि जो आप मशीन लेके आए हो उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या है, एक्चुअल कॉस्ट भी उसके अंदर ऐड होगी। दूसरा, जो आप लेके आए उस टाइम आपने क्या क्या खर्चे किए, आपने इंस्टॉलेशन का खर्चा किया, आपने ये लगा लो कोई सर्विस वगैरह कुछ भी करवाया स्टार्टिंग में जब उसको खरीद के लाए, वो सभी आपका क्या कहलाएगा, ओरिजिनल वैल्यू के अंदर ही इंक्लूड किया जाएगा। रेजिडुअल वैल्यू का मतलब यहाँ क्या है, स्क्रैप वैल्यू, मतलब यूज करने के बाद जब उसकी लाइफ टाइम खत्म हो जाएगी तब उसको कितने रुपए में कबाड़े में बेचा जाएगा, वो आपकी स्क्रैप वैल्यू कहलाएगी। और डिवाइडेड बाय आपका यूजफुल लाइफ, कितने सालों तक आप उसको यूज करोगे। इन तीनों का यूज करके हम क्या निकालते हैं, डेप्रिसिएशन। तो आई थिंक समझ में आया है। फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि ओरिजिनल वैल्यू के अंदर से आप क्या घटा दें, कबाड़े में बेचने वाली वैल्यू घटा दें, यानी कि स्क्रैप वैल्यू घटा दें, और किससे डिवाइड कर दे, उसकी पूरी लाइफ यानी कि वर्किंग लाइफ से डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा, डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। बात करते हैं तो इनका भी थोड़ा अलग अलग नाम है, कोई इसको ओरिजिनल कॉस्ट बोलता है, कोई कॉस्ट बोलता है, इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है सारे एक्सपेंसेस, ठीक है। इसके बाद बात करें रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, ब्रेकअप वैल्यू, ये सभी आपकी क्या है, जो आपका स्क्रैप वैल्यू है उसी का नाम है, ठीक है। अब बात करते हैं यूजफुल लाइफ बोले, वर्किंग लाइफ बोले, एस्टिमेटेड लाइफ बोले, तो सभी का मतलब एक है। अभी हम थ्योरेटिकल समझ लेते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन में होता क्या है। सेकंड और मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या है, रिटर्न डाउन मेथड। जैसे कि स्ट्रेट लाइन मेथड के अलग अलग नाम है, वैसे ही हमारे रिटर्न डाउन मेथड के भी अलग अलग नाम हैं। जैसे रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इसकी वैल्यू पहले तो क्या होगी, ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे करते हुए क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए तो इसने क्या लिखा है, इंस्टॉलमेंट कौन सी, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। यानी कि आप स्टार्टिंग में तो ज़्यादा पे करोगे डेप्रिसिएशन, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे डेप्रिसिएशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वैसे रिटर्न डाउन मेथड है वो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड से क्या होता है, डिफरेंट है, हमें पता है। जो आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है उसके अंदर आप क्या करते हो, इक्वल अमाउंट लगाते हो डेप्रिसिएशन का, लेकिन इसमें आपका क्या होता है, अमाउंट डेप्रिसिएशन का डिक्रीज होता चला जाता है हर साल। अगर आप स्टार्टिंग में 20,000 कर रहे हो जमा डेप्रिसिएशन के, तो अगले साल क्या करोगे, 18 करोगे, फिर 17 करोगे, यानी कि कम होती चली जाएगी आपकी अमाउंट किसकी, डेप्रिसिएशन की। आपका जो स्ट्रेट लाइन मेथड है वो आपका लगता है ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर, ओरिजिनल कॉस्ट के ऊपर आप डेप्रिसिएशन का रेट लगाते हो। लेकिन हम बात करें रिटर्न डाउन मेथड की, तो ये आपका लगता है बुक वैल्यू पे, जो उस समय असेट्स की बुक वैल्यू है उस पर आप क्या लगाओगे, डेप्रिसिएशन लगाओगे, ठीक है। तो ये किस पर बेस होता है, हमारे बुक वैल्यू पर। प्रैक्टिकल में आते हैं कि भाई देखो हमने थ्योरेटिकल पढ़ा लेकिन दिमाग में कुछ घुसा ही नहीं है, तो क्या करें, चलो आ जाओ प्रैक्टिकल के अंदर। प्रैक्टिकल के अंदर देखेंगे कि भाई कैसे हम इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन सिमिलर उठाया मैंने, एक मिमी लिमिटेड है, वो परचेज करती एक मशीन जो परचेज की उसने कितने की 90,000 की 1 अप्रैल 2020 के अंदर। उसका इंस्टॉल करने का खर्च, इंस्टॉलेशन खर्चा कितना आया, 10,000 रुपये आया, ठीक है, ये भी सोच लिया हमने। स्क्रैप वैल्यू कितनी थी,
5 साल के बाद ज़ीरो, यानी कि स्क्रैप कुछ है ही नहीं। जैसे आपने 5 साल उसको यूज़ किया वो ज़ीरो हो जाएगी, आप उसको बेच नहीं सकते। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, एक प्रिपेयर करना है मशीन अकाउंट 4 सालों के लिए। क्लोजिंग ईयर क्या है आपका, 31 मार्च है। हर साल 31 मार्च को आप क्या करते हैं, अकाउंट क्लोज कर देते हैं। और जो डेप्रिसिएशन की रेट है वो कितनी है, 20%। आपको दोनों मेथड यूज़ करने हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड भी करना है और रिटर्न डाउन मेथड भी यूज़ करना है। देखो की पॉइंट उठाते हैं। सबसे पहले की पॉइंट की बात करें तो जैसे कि हमें पता चला 90,000 की मशीन है, चलो ठीक है। उसके बाद इंस्टॉलेशन का खर्चा कितना आया, 10,000। तो आप ये बताओ ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है। ओरिजिनल कॉस्ट तो हमारी होती है भाई, जैसे कोई मशीन लेके आए उसकी कॉस्ट प्लस इंस्टॉलेशन कॉस्ट या कोई अदर कोई खर्चा किया स्टार्टिंग में वो सब। तो यहाँ ओरिजिनल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। चलो ये भी हो गया। 5 ईयर क्या है फिर, 5 ईयर तो आपका ये हो जाएगा वर्किंग ईयर, वर्किंग लाइफ। आपको वर्किंग लाइफ भी पता चल गई। चलो स्क्रैप वैल्यू क्या है फिर, स्क्रैप वैल्यू 0। अब हमें ये सब पता चल गया भाई, स्क्रैप वैल्यू भी पता चल गया, उसकी जो कॉस्ट है ओरिजिनल वो भी पता चल गई, वर्किंग लाइफ भी पता चल गई। तो हमें करना क्या है, मेथड निकालते हैं। और हाँ, एक मेन चीज और है, इसमें आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है। देखो हमने स्टार्टिंग में ये देखा था कि 2 तरीके से होता है, या तो आपको रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन हो या आप खुद निकालो फॉर्मूले से। यहाँ रेट ऑफ डेप्रिसिएशन भी गिवन है, इसके साथ आप फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। फॉर्मूले से निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको 90 और 1 लाख 10,000 को जोड़ दो तो आपका आ जाएगा कितना, 1 लाख। 1 मिनट, आपका आ गया 1 लाख। हमने कहा था भाई 1 लाख के अंदर से हमें स्क्रैप वैल्यू घटानी है, लेकिन स्क्रैप वैल्यू तो 0 है। स्क्रैप वैल्यू हो गया भाई 0 डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड ईयर, कितने साल तक वो काम करेगी, 5। तो कितना आया, ये आया हमारा 20,000 का डेप्रिसिएशन। चलो हमने निकाल लिया भाई डेप्रिसिएशन 20,000 है। अब कोई मुझसे ये पूछ ले, एक बात बता, डेप्रिसिएशन 20,000 आया, अगर मैं डेप्रिसिएशन रेट पूछूं तो क्या होगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था डेप्रिसिएशन रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है आपका, डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय कॉस्ट और मल्टीप्लाई में क्या, 100। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितना निकला था, 20,000। कॉस्ट क्या थी, 1 लाख, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 100। कर दो भाई, ये 3 कैंसिल, तो आपका आया 20%। यानी कि आपको पता चल गया 20% आपका क्या है, डेप्रिसिएशन का रेट है। 20% डेप्रिसिएशन का रेट, भाई इसने रेट भी डेप्रिसिएशन का 20% दे रखा, तो अब समझ में आया। अगर आप फॉर्मूले से भी निकालोगे जब भी 20% निकलेगा, और उसने गिवन दे ही रखा है तो सीधा रेट से निकालते हैं। सबसे पहले उठाया हमने भाई स्ट्रेट लाइन मेथड। हमने पढ़ा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है, कॉस्ट वैल्यू पर एक बार आप क्या निकाल लो, डेप्रिसिएशन निकाल लो और सेम रेट से क्या करते जाओ, डिडक्ट करते जाओ। तो मशीनरी अकाउंट बनाया, इसमें हमने देखा ये रहा कि आपकी मशीन कितने की आई थी, 90,000 प्लस 10,000 का एक्सपेंसेस जोड़ा, 1 लाख बन गया। 1 लाख पर आपने लगाया 20% के हिसाब से, तो 20,000 आपका डेप्रिसिएशन किस में ईयर में बना, 31 मार्च 2021 में। आपने क्या किया, जो आपका बैलेंस था 80,000 का, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया अगले साल में, 1 अप्रैल 2021 में 80,000। फिर आपका 1 साल कंप्लीट हुआ, 1 साल कंप्लीट होने पर फिर आपने डेप्रिसिएशन लगाया, जो कि ये क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड। तो आपको जो डेप्रिसिएशन है वो चेंज नहीं होगा, वो क्या होगा, हमेशा सिमिलर लगेगा, सेम अमाउंट ही लगेगा डेप्रिसिएशन का। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड हमारा रिटर्न डाउन मेथड। रिटर्न डाउन मेथड में बस थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जैसे उसमें किया था ना, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है हमारे फर्स्ट का। आपका 20% लगा दिया, किसका, आपकी बुक वैल्यू का, ये लगा लिया, ओरिजिनल कॉस्ट का लगाया। नेक्स्ट ईयर जब आपने कैरी फॉरवर्ड किया तो आपके कितने बचे, 80,000। रिटर्न डाउन मेथड में जो सेकंड होगा, सेकंड ईयर, उसमें आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेप्रिसिएशन की कम हो जाएगी। क्यों हुई, इसने लगाया बुक वैल्यू का 20%। बुक वैल्यू क्या है हमारी, 80,000।
80,000 का 20% कितना हुआ? 16,000। ये आपका क्या है? 16,000 डेप्रिशिएशन। पहले आपने 20,000 पे किया, अब 16,000, तो ये क्या हुआ? डेप्रिशिएशन का अमाउंट कम हुआ ना। जो डेप्रिशिएशन का अमाउंट कम हुआ है वो आपका क्या कहलाया? डिमिनिशिंग मेथड। इसी तरह फिर से हमने कैरी फॉरवर्ड किया, अब कितना हुआ? 64,000 बचे। 64,000 पर हमने फिर से 20% लगाया, तो अब कितना आया? 12,800 का हमारा डेप्रिशिएशन आया। ऐसे करते करते आपकी जो वैल्यू है डेप्रिशिएशन की कम आती जा रही है। अमाउंट क्या आ रही है? कम आ रही है। पहले 20,000 आई, फिर 16,000 आई, फिर 12,800 आई, अब आई है 10,240। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका रिटर्न डाउन मेथड है उसके अंदर हर साल आपकी जो डेप्रिशिएशन की अमाउंट है वो डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन आपके स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर अमाउंट सिमिलर रहेगी हर साल, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आप समझ गए होंगे डिफरेंस क्या है स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर और रिटर्न डाउन मेथड के अंदर। अब ये सब पढ़ा भाई, बीकॉम में एक और दे दिया आपको उठा के कि भाई एक बात बताओ, जरूरी नहीं है कि मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड या रिटर्न डाउन मेथड एक बार अडॉप्ट कर लिया। मेरा दिमाग पागल है, मैं कभी भी चेंज कर सकती हूँ मेथड, मुझे कभी पसंद ना आया तो भी चेंज कर सकती हूँ। अब आते हैं लास्ट टॉपिक के अंदर। लास्ट टॉपिक क्या है? चेंज ऑफ मेथड। मतलब जब मेरा दिमाग घूमा, मैंने क्या किया? मेथड चेंज कर दिया। भाई मेथड चेंज किया तो अब ये बताओ उसका इफेक्ट क्या होगा? तो दो तरीके के इफेक्ट होते हैं जब आप क्या करते हो, किसी असेट्स के बीच में ही आकर आप उसका मेथड चेंज कर देते हो। जैसे रिटर्न डाउन मेथड को चेंज कर दिया आपने किसके अंदर? स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, या स्ट्रेट लाइन मेथड को चेंज कर दिया रिटर्न डाउन में। कुछ भी चेंज करोगे आप मेथड में तो उसकी वजह से आपके दो इफेक्ट होंगे, एक तो होगा प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट और दूसरा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। अब आते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्या होता है भाई, जिस टाइम आपने मेथड चेंज किया केवल उसके बाद के ही आप क्या करो? चेंज करो। उससे पहले जो आपने डेप्रिसिएशन लगाया उसमें कोई चेंज नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसमें लिखा ही है जैसे द चेंज इन द डेप्रिसिएशन मेथड ओनली इफेक्ट अ फ्यूचर पीरियड, यानी कि फ्यूचर पीरियड को ही इफेक्ट करेगा। आपके पिछले हिस्टोरिकल जो आपके बन के आए हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं की जाएगी। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, ये मेथड क्या होगा, जो बची हुई है उसकी लाइफ है असेट्स की, उस पर ही एप्लीकेबल होगा और उसकी ही फ्यूचर पीरियड के लिए आप क्या करोगे? चेंज करोगे मेथड। और जो पास्ट में आप लगा के आए हो डेप्रिसिएशन, वो अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं करोगे आप, कोई एडजस्टमेंट नहीं करोगे। वो क्या कहलाएगा? आपका प्रोस्पेक्टिव। मतलब साफ सीधी बात है, आज अगर आपने मेथड चेंज किया है, पिछले वाले पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आने वाले पर इफेक्ट पड़ेगा। ये आपका क्या कहलाएगा? प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, जैसे कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है वो अपोजिट है हमारे प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का। प्रोस्पेक्टिव में हम क्या करते थे? कोई चेंज नहीं करते थे, फ्यूचर में चेंज होता था। लेकिन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, आपने जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो सभी चेंज करोगे। यानी कि हिस्टोरिकल फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है उस पर भी चेंज किया जाएगा मेथड। यानी कि फ्यूचर का ना करके जो पास्ट में आपने चेंज मतलब मेथड अपनाया था उसको भी चेंज करो। कोई आप लेके आए थे, मान लो कोई मशीन लेके आए थे। अब बात करते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि भाई एक कंपनी है वो 2021 में एक क्या लेके आई? मशीन लेके आई 10,000 रुपये की, ठीक है। और उसने स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या कर लिया? अडॉप्ट कर लिया। फिर 2023 में उसको लगा भाई कि इस मेथड को चेंज कर मुझे रिटर्न डाउन मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है, रिटर्न डाउन मेथड यूज करना चाहिए। तो अब उसने क्या करा कि चलो ठीक है हम चेक करते हैं, पहले उठाते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में जो 2023 यानी कि ये लगा के चलो एक लाइन बनाई मैंने, 2021, 22 और ये 23, फिर उसके बाद आ जाए मान लो 24, कुछ भी आए, तो यहाँ आपने चेंज किया है, ठीक है, रिटर्न डाउन मेथड में यहाँ चेंज किया है। प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के अंदर क्या होगा? ये मेथड में कोई चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज ही रहेंगे। इसके बाद वाले में क्या लगेगा? रिटर्न डाउन मेथड लगेगा। बाकी जो स्ट्रेट लाइन से चलते आए थे वैसे चलेंगे। लेकिन अगर मैं रेट्रोस्पेक्टिव की बात करूं तो उसमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी पीछे तक की।
21 में भी आपको चेंज करना पड़ेगा, 22 में भी, 23 में भी, और इसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी आपको किसके अंदर, डेप्रिसिएशन के अंदर। तो ये हैं आपके दो इफेक्ट जब आप क्या करते हो, चेंज ऑफ मेथड करते हो। आई होप आप समझ गए होंगे। तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।